एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक दैट इज कॉल्ड जिब्रेलिन। तो अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है एक सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2024 के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी यानी यूनिट नंबर 6। उसमें भी हम पढ़ रहे हैं प्लांट हॉर्मोन्स और प्लांट हॉर्मोन्स में भी हम पढ़ रहे हैं जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन की ये सेकंड क्लास है, यानी फर्स्ट क्लास हमने पढ़ ली है। आई होप आपने वो क्लास देख ली होगी। तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है ये बताने से पहले मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अपना सपना JRF 2.0 के नाम से है। अब आपको ये ज्वाइन क्यों करना है? जो भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं वो सारा कंटेंट, ये सारी PDF मैं इस चैनल पर शेयर करती हूँ, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक्सेस नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि हमने फर्स्ट जो क्लास हुई है GA के ऊपर, उसमें हमने क्या पढ़ा है। डिस्कवरी, कैसे डिस्कवर हुआ है ये हार्मोन, ये हमने पढ़ लिया है। इंट्रोडक्शन, मतलब ये हार्मोन कैसे होते हैं, कैसा इनका नेचर होता है, स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, वो हमने पढ़ लिया है। कैसे प्लांट के अंदर, कैसे और कहाँ ये बायोसिंथेसिस होता है इनका, वो हमने पढ़ लिया है। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो इसकी बायोसिंथेसिस को रोक देते हैं, वो हमने पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिग्नलिंग ऑफ GA, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रॉम द GA। तो आज की इस क्लास में केवल हम सिग्नलिंग ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा लेंथी है। तो आज की वीडियो में केवल ये ही कवर हो पाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ये जानते हुए कि सिग्नलिंग आखिर होती क्या है और किस तरीके से चलती है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि GA जो है प्लांट के अंदर कई सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन उसमें दो मेन है। एक होता है स्टेम इलोंगेशन को लेकर के, स्टेम इलोंगेशन, और सेकंड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो हमने पढ़ा है फॉर द सीड जर्मिनेशन। अब ये तो हमने जान लिया है कि प्लांट हार्मोन GA काफी सारे काम करता है प्लांट के अंदर, लेकिन वो करता कैसे है, किस तरीके से वो चीजों को एक्टिवेट करता है या किन चीजों को वो डिग्रेड करता है, कहाँ जाता है, कैसे करता है, ये सब हम सिग्नलिंग के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे मानो हमारे पास कोई प्लांट है और उसका जो स्टेम है उसको हम इलोंगेट करवाना चाहते हैं, तो वहां GA को बनाया जाता है। अब GA बन तो गया है, कैसे बना है, कहाँ बना है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। अब वो बन तो गया है, अब आगे वो काम कैसे करेगा कि वहां पर जो स्टेम है उसका इलोंगेशन हो जाए या फिर जो सीड है उसका जर्मिनेशन हो जाए। तो वो जो काम करने का उसका तरीका होता है, उसी को ही हम उसका सिग्नलिंग पाथवे बोलते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि GA अपना फंक्शन कैसे करता है, किन चीजों को एक्टिवेट करता है, किन को डिग्रेड करता है, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, सिग्नलिंग करवाने के लिए कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने ऑक्सीजन में भी ये सेम फ्लो चार्ट पढ़ा है। हर एक हार्मोन के लिए फ्लो चार्ट काम करेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन सेम होती है। सबसे पहले हमें जो भी काम करवाना है इस इंफॉर्मेशन को लेकर के कोई आएगा, ठीक है, यानी कि लिगेंड। एक लिगेंड होता है जो इंफॉर्मेशन को लेकर के आता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें सीड को जर्मिनेट करवाना है, तो ये इंफॉर्मेशन लेकर के कौन आएगा? लिगेंड आता है। और लिगेंड क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर GA होगा। लिगेंड क्या करता है? अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है। इन दोनों की बाइंडिंग के बाद जो इनहिबिटर होते हैं उनको डिग्रेड कर दिया जाता है, और जो एक्टिवेटर हैं, जो मतलब आगे रिएक्शन को करवाएंगे, उनको बोलते हैं इफेक्टर्स, उनको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले GA आया है, आकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। बाइंडिंग के बाद जो इनहिबिटर है उसको डिग्रेड किया जाएगा और जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है उसको एक्टिवेट किया जाएगा। अब ये जो इफेक्टर होता है ये जाकर के आगे एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, या फिर ये भी खुद एक्ट कर सकता है एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, या फिर ये किसी और को भी एक्टिवेट करवा सकता है, ठीक है। अब ये जो फैक्टर होता है ये जाकर के जीन पर बाइंड करता है। देखो, हमें पता है, होता भी ऐसा ही है कि हमारी बॉडी में जितने भी काम होते हैं, फिर प्लांट की बॉडी में जितने भी काम होते हैं, उसके लिए प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और प्रोटीन कहाँ से बनता है? ट्रांसलेशन से, यानी कि mRNA से। mRNA कहाँ से बनता है? जीन से। तो जीन तो काफी बड़ा है,
तो जीन का वो पार्ट जो पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है केवल उसको ही एक्टिवेट किया जाएगा। तो ये जो फैक्टर एक्टिवेट हुए हैं जीए के आने से, वो फैक्टर जाकर के उस जीन को एक्टिवेट करते हैं, उससे बाइंड करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही वो जीन एक्टिवेट हो जाता है तो फिर वहां होती है ट्रांसक्रिप्शन, जिससे एमआरएनए बनता है। फिर ट्रांसक्रिप्शन में जो एमआरएनए बना है वो करता है ट्रांसलेशन, उससे बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन फिर वो काम करता है जो इन्फॉर्मेशन यहाँ जीए लेकर आया था। ठीक है, अगर जीए इन्फॉर्मेशन लेकर आया है फॉर द सीड जर्मिनेशन, तो यहाँ पर वो प्रोटीन बनते हैं और सीड को जर्मिनेट करवाते हैं। अगर जीए यहाँ बना है ताकि स्टेम इलोंगेट हो जाए, तो ये सारा प्रोसेस होगा, प्रोटीन बनेगा और ये प्रोटीन फिर स्टेम को इलोंगेट करवाएगा। सो दिस इज द सिग्नलिंग पाथवे ऑफ जीए। अब इनके नाम देख लेते हैं। जीए की सिग्नलिंग में लिगेंड कौन होगा? ऑब्वियसली जिब्रेलिन होगा। जिब्रेलिन कैसे एक्ट करेगा? एज अ लिगेंड की तरह। इसका रिसेप्टर क्या होता है? GID1, इसका फुल फॉर्म है जिब्रेलिन इनसेंसिटिव ड्वार्फ 1। ठीक है, और ये कैसा है? इंट्रासेलुलर है, यानी कि सेल की सरफेस पर नहीं है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इनको हम सोल्यूबल रिसेप्टर भी बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो ऑक्सिन का भी रिसेप्टर कैसा होता है? इंट्रासेलुलर होता है और सोल्यूबल ही होता है। क्या आपको ऑक्सिन के रिसेप्टर का नाम याद है? अगर है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आगे देखिए, ये फिर क्या करते हैं? रिसेप्टर और लिगेंड जैसे ही बाइंड हो जाते हैं, इनकी बाइंडिंग के बाद यहाँ पर एक इनहिबिटर होता है जो कि इस सिग्नलिंग पाथवे को नहीं चलने देगा। तो फिर क्या करते हैं? सबसे पहले उसी को ही डिग्रेड कर देते हैं। उसका नाम क्या है? रिप्रेसर का नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके पास एक साइट होती है जिसको बोलते हैं डेला साइट। उस साइट पर डिग्रेडेशन करवाया जाता है। डेला का नाम, ये डेला क्यों है? डेला का नाम ये है उसके जो अमाइनो एसिड है उसके सीक्वेंस के बेस पर। D स्टैंड फॉर एस्पार्टिक एसिड, E स्टैंड फॉर ग्लूटामेट, L स्टैंड फॉर ल्यूसिन एंड A स्टैंड फॉर एलेनिन। मतलब कि मानो कोई रिप्रेसर है, ये कोई भी एक रिप्रेसर प्रोटीन है, इसके यहाँ पर ये डेला सीक्वेंस मिलता है और इस डेला सीक्वेंस के कारण ही इस रिप्रेसर का जो है डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, जैसे ही इसका डिग्रेडेशन हुआ तो फिर वहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो एक्टिव हो जाते हैं। वो अलग अलग पाथवे के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे अगर जर्मिनेशन करवाना है तो वहां MYB एक प्रोटीन बनता है जो एक्ट करता है एज अ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। फिर वो जाकर के अपने जो रिस्पॉन्सिव जीन होता है उससे बाइंड करते हैं। वो क्या होता है? GA रिस्पॉन्सिव जीन। इस जीन के पास एक एलिमेंट होता है, मतलब एक सीक्वेंस मान सकते हैं, जिसको बोलते हैं GA रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, जिस पर आकर के ये फैक्टर बाइंड कर जाते हैं। इससे हमारा जीन एक्टिव हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनता है, रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो ये मैंने आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से समझा दिया है। आगे देखिए, जो GA का रिसेप्टर है, कुछ इसके बारे में हमें पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ ऐसा पोर्शन है जो कि जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और कुछ ऐसा पोर्शन है जहाँ से आगे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको सारा डिटेल में मेरे साथ में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, जो GA का रिसेप्टर होता है GID1 जो अभी हम देख के आए हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा। एक होता है सिग्नलिंग पाथवे। अब ये पाथवे क्या होता है? देखो, सिग्नलिंग पाथवे क्या है, हमने अभी पढ़ा है कि जब कोई भी लिगेंड आकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, उसके बाद जो इनहिबिटर होता है उसको वो डिग्रेड करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा वो उसका ब्रेकडाउन ही करेंगे, वो उसको थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव भी कर सकते हैं या फिर परमानेंटली डिग्रेड भी कर सकते हैं। अलग अलग पाथवे में अलग अलग तरीका हो सकता है। ठीक है, लेकिन उनके तरीके के बिहाफ पर ही उनका नाम रख दिया जाता है। जैसे अगर GA के अंदर बात करें तो GA और उसका रिसेप्टर जब बाइंड करते हैं तो उनकी बाइंडिंग की वजह से जो इनहिबिटर है यानी कि डेला जो है उसका डिग्रेडेशन होता है। और कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ 26 प्रोटोसोमल पाथवे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि GA का जो सिग्नलिंग पाथवे है वो क्या है? वो 26S प्रोटोसोमल पाथवे होता है। ठीक है, तो कोई भी पाथवे का नाम हम किस बिहाफ पर रखते हैं कि वो अपने जो इनहिबिटर है उसको किस तरीके से डिग्रेड कर रहा है या फिर इनएक्टिव कर रहा है। अब ये होता क्या है? देखो, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, एक बार फिर से फटाफट रिकॉल करवा देती हूँ कि 26S प्रोटोसोमल पाथवे क्या होता है। यहाँ पर एक फैक्टर होता है यूबिक्विटिन। ये फैक्टर जिस भी प्रोटीन पर लग जाता है
तो ये इंडिकेशन आता है कि इस प्रोटीन को अब डिग्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डेला को डिग्रेड करना है, तो सबसे पहले ये जो प्रोटीन है यूबिक्यूटिन या फिर जो एक फैक्टर है इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। कैसे एक्टिवेट करते हैं? एटीपी का यूज करके एटीपी को कन्वर्ट करते हैं एएमपी प्लस पीपीआई में। तो यहाँ से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके जो एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं E1, ये E1 क्या करता है? एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है और यूबिक्यूटिन को उस एनर्जी से एक्टिवेट कर देता है। तो फिर यहाँ ये कॉम्प्लेक्स बनता है E1 और E1 ने क्या किया है? इसको एक्टिवेट कर दिया है। बस इसका काम इतना ही होता है। फिर ये E1 क्या करता है? एक और एंजाइम है जिसका नाम है E2। तो ये जो E1 होता है ये इस यूबिक्यूटिन को E2 पर ट्रांसफर कर देता है। अब ये E2 जो होता है इसके पास क्या है? यूबिक्यूटिन है, जो कि हमें टारगेट प्रोटीन पर ऐड करना है, जिसको भी डिग्रेड करवाना है। तो फिर ये E2 क्या करता है? जाता है और वहां हमें एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई एक ऐसी जगह हो जहां पर E2 भी चला जाए, किसको लेकर के? यूबिक्यूटिन को लेकर के, साथ में वो प्रोटीन भी आ जाए जिसको हमें डिग्रेड करवाना है या फिर जिस पर हमें इस फैक्टर को ऐड करना है। तो वो होता है E3, जिसको हम SCF फैक्टर बोलते हैं। तो E3 पर आकर के E2 भी बैठ जाता है और वो टारगेट प्रोटीन भी बैठ जाता है। अब दोनों यहाँ आ गए हैं। E2 क्या करता है? लगातार जो है इस पर इनको ऐड करता हुआ चला जाता है, ठीक है। जैसे ये ऐड हो जाते हैं तो फिर हमारे सेल के अंदर एक मशीन होती है जिसका नाम है 26S प्रोटोसोमल मशीन। ये मशीन ना घूमती रहती है, ऐसे देखती रहती है कि कहाँ किसके ऊपर यूबिक्यूटिन लगा है। तो जैसे ये देखती है कि इसके ऊपर लगा है तो ये फटाक से इसको जो है डिग्रेड कर देती है। तो ये पाथवे सेम जो है जीए के अंदर चलता है फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ डेला। ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे देखते हैं एक। तो जीए का जो रिसेप्टर है वो क्या है? GID1 है। कैसे काम करता है? सिग्नलिंग पाथवे क्या है? यूबिक्यूटिन 26S प्रोटोसोमल पाथवे है। यहाँ पर ऐड करने के लिए टारगेट प्रोटीन क्या है? डेला है, जिसको हमें डिग्रेड करवाना है। तो ये क्या है? हमारा टारगेट सीक्वेंस या प्रोटीन है। तो वहां पर E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज आता है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं SCF। SCF क्या होता है? SCF होता है E3, जो भी हम देख के आए हैं, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसके पास एक और फैक्टर होता है जो टारगेट प्रोटीन को वहां बाइंड करके रखता है। जैसे देखो ये E3 है, इस पर ये टारगेट प्रोटीन है, आ गया है। तो इस E3 के पास एक और फैक्टर होता है जो स्पेशली किस लिए है? ताकि ये टारगेट प्रोटीन जो है इसको होल्ड करके रखा जा सके, ताकि ये यहाँ से भाग ना जाए, ठीक है। तो ये E3 है जिसको हमने क्या बोला है? SCF बोला है। ये E3 SCF ये टारगेट प्रोटीन है, ये आकर के यहाँ बैठ गया है। तो इसके पास एक और डोमेन होता है जो आकर के इसको पकड़ के रखता है तब जब तक इसके ऊपर यूबिक्यूटिन बाइंड होते हैं, ठीक है। तो SCF तो है ही, तो वो जो पकड़ के रखता है टारगेट प्रोटीन को वो यहाँ पर क्या होता है? SLY1 होता है और इसको हम F बॉक्स प्रोटीन बोलते हैं। मतलब E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज का वो पार्ट जो कि टारगेट प्रोटीन को होल्ड करता है, रखता है, बांध के रखता है, उसको हम F बॉक्स प्रोटीन बोलते हैं। तो यहाँ पर GA के केस में जो F बॉक्स प्रोटीन होता है वो क्या है? SLY1 है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए GID1 क्या है? रिसेप्टर है। ये F बॉक्स प्रोटीन की तरह एक्ट नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो एक केस में यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाती हूँ आपको। अगर आपने ऑक्सिन पढ़ा है तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए हमने पढ़ा था कि ऑक्सिन जो होता है उसमें ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है। ऑक्सिन के अंदर भी 26S प्रोटोसोमल पाथवे चलता है। वहां पर क्या होता है? ये है E3 लाइगेज जिसको हम SCF बोलते हैं। अगेन यहाँ पर भी एक ऐसा फैक्टर होगा जो टारगेट प्रोटीन को आकर के मतलब बाइंड करके रखेगा। वो यहाँ पर क्या होता है? TIR1 होता है और TIR1 ही ऑक्सिन का रिसेप्टर भी होता है। यानी ये जो TIR1 है रिसेप्टर जो है ये दो काम कर रहा है। एक तो ये GA से ऑक्सिन से बाइंड भी करता है, साथ साथ ये यहाँ पर F बॉक्स प्रोटीन की तरह भी एक्ट कर रहा होता है। लेकिन GA के केस में ऐसा नहीं होता है। देखो GA के केस में क्या होता है? ये पूरा पार्ट तो क्या है? SCF है, लेकिन यहाँ पर जो F बॉक्स प्रोटीन है वो कोई और होता है, जैसे कि SLY1। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर ऑक्सिन का जो रिसेप्टर है
वो ही एक्ट कर रहा है एज अ एफ बॉक्स प्रोटीन। लेकिन जीए के केस में हमें कोई दूसरा फैक्टर लेना पड़ता है एज अ एफ बॉक्स प्रोटीन। यहाँ पर जीए का रिसेप्टर इज नॉट अ एफ बॉक्स प्रोटीन। आई होप ये चीजें समझ आ गई हैं। तो देखो यहाँ होता क्या है, ये क्या है, ये SCF है जिसमें CUL1 होता है, ASK1 होता है, RBX1 होता है, और TIR1 क्या है, F बॉक्स प्रोटीन है। इसके केस में क्या है, अगेन CUL1 है, SKP1 है और RBX1 है, लेकिन F बॉक्स प्रोटीन क्या है, SLY1। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको देखो हम इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ तो हम लिखते हैं SCF के पास क्या है, TIR1, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन यहाँ कैसे बनता है, SCF जिस पर होता है SLY1, जो कि F बॉक्स प्रोटीन है, जो होल्ड करता है और यूबिक्विटिन को ऐड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है। देखो ये तो क्या है, SCF है और TIR1 है। यहाँ आ गया है ऑक्सिन, फिर ऑक्सिन आ गया है, साथ में ये इसका रिप्रेसर होता है, ये रिप्रेसर भी आ गया है, E2 आ गया है, ये इस पर बाइंड करके इसका डिग्रेडेशन करवा देते हैं। यहाँ क्या होता है, ये GID1 है और GA है, उस पर आता है रिप्रेसर, फिर वहाँ SLY1 आता है और ये मतलब E3 SCF आता है, और फिर यूबिक्विटिन को यहाँ ऐड करके इसका डिग्रेडेशन करवाया जाता है। तो ये फर्क होता है GA में और ऑक्सिन का जो 26 पाथवे चलता है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, जो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर भी देखो ऐसे लिखा है कि जो GID1 होता है वो F बॉक्स प्रोटीन की तरह एक्ट नहीं करता है। तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है, SCF SLY1। ओके, देखिए जो GID1 यानी कि जो रिसेप्टर है GID1, ये क्या करता है, जैसे ही ये GA से बाइंड करता है, ये रिसेप्टर जो है जैसे ही ये GA से बाइंड करता है, तो उसके बाद इन दोनों की एफिनिटी बढ़ जाती है डेला से बाइंड करने के लिए, जो कि रिप्रेसर प्रोटीन है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि GID1 मानो सेल के अंदर है और वहाँ GA अभी नहीं आया है, तो डेला से वो बाइंड नहीं करेगा रिसेप्टर। लेकिन जैसे ही GA आता है, रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो रिसेप्टर की जो एफिनिटी है बाइंड करने की डेला से, वो बढ़ जाती है और फिर डेला आकर के वहाँ बाइंड कर जाता है, फिर उसका डिग्रेडेशन होता है। हम देखेंगे अभी, देखिए इस डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। ये है GID1 रिसेप्टर, ये है GA, दोनों का कॉम्बिनेशन बना, तो जो डेला होता है, ये डेला क्या कर रहा है, ये डेला जो है यहाँ एक प्रोटीन होता है, इस पर आकर के मतलब ये बैठा हुआ है यहाँ डेला, और उसको काम नहीं करने देता है। लेकिन जैसे GID और GA बाइंड होते हैं, तो GID की जो एफिनिटी है डेला के साथ में वो बढ़ जाती है। तो जैसे ही ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो डेला इसको छोड़ करके यहाँ बाइंड कर जाता है, यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे इसने बाइंड किया तो वहाँ ऐड होता है यूबिक्विटिन और उसका हो जाता है डिग्रेडेशन, और ये हो जाता है फ्री, ये जाएगा फिर यहाँ अंदर। ये क्या है, GA रिस्पॉन्सिव जीन है, इसी में ही एक पार्ट होता है GA रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। तो ये फैक्टर आकर के यहाँ बाइंड करता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन बनते हैं और रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं। इसको अब एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम के साथ में समझते हैं। ठीक है, देखिए ये है GID1। अब तो आपको याद हो गया होगा GID1 क्या है, GA का रिसेप्टर है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ही GA आता है तो GA यहाँ फिट हो जाता है, जैसे GA यहाँ आ जाता है तो इसका इस रिसेप्टर का जो एंड टर्मिनस है वो यहाँ इस पर बाइंड होकर के इसको बिल्कुल सिक्योर कर देता है। ये पूरा जो है कॉम्प्लेक्स बन गया है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसमें जो डेला वाला पार्ट है उसकी एफिनिटी बढ़ जाती है यहाँ बाइंड करने के लिए। देखो अब ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये यहाँ बाइंड नहीं कर सकता इस तरीके से, लेकिन जैसे ही GA इससे आकर के बाइंड करता है, फिर ये यहाँ होता है, तो ये पूरा एक तरीके से सिस्टम बना देता है ताकि डेला यहाँ आकर के बाइंड हो जाए। ठीक है, अगेन मैंने आपको बताया था कि डेला क्या है, जो भी GA का रिप्रेसर प्रोटीन है उसका केवल एक सेगमेंट है डेला। डेला पूरा रिप्रेसर नहीं है, रिप्रेसर तो कोई भी हो सकता है, उसमें जो डेला पार्ट होता है वो पार्ट है जो आकर के यहाँ बाइंड करता है, इसलिए हम डायरेक्टली डेला बोल देते हैं। बट डेला इज नॉट अ रिप्रेसर, रिप्रेसर का एक पार्ट है केवल डेला। ठीक है, तो ये रिप्रेसर है, इसका जो डेला पार्ट होता है, और एक और डोमेन होता है इसके पास
TVHYNP। इन दोनों डोमेन की हेल्प से ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है ये आकर के यहाँ इस जो कॉम्प्लेक्स बना है इससे बाइंड हो जाता है। इतनी बाइंडिंग के बाद अब क्या होगा, अब यहाँ पर यूबिक्विटिन का एडिशन होगा। कौन करवाएगा? HCF/SLY1। ठीक है, तो ये रिप्रेसर बाइंड कर गया है। अब इसके पास दो और डोमेन होते हैं जिसको बोलते हैं VH सेकेंडरी, LHR सेकेंड। अब इन दोनों डोमेन पर कौन बाइंड करता है? SLY1 जो कि F बॉक्स प्रोटीन है। और ये किसके साथ में आता है? ये अपने पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ में आता है जिसमें CUL1 है, SKP1 है, RBX1 है और E2 एंजाइम भी है विद यूबिक्विटिन। इनके साथ में ये आता है, आकर के इस पर जो है यूबिक्विटिन को ऐड करवाता है। जैसे ही यहाँ रिप्रेसर पर ये एडिशन होता है तो वो मशीन आती है, वो मशीन आकर के इस रिप्रेसर प्रोटीन को जो है डिग्रेड कर देती है। तो इस तरीके से डेला या फिर रिप्रेसर का डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, आई होप ये चीजें बातें समझ आ गई हैं। आगे देखते हैं। देखिए ये जो थ्योरी पार्ट है इसको देखकर बिल्कुल भी मत डरना, बहुत ही आसान अब आपको ये लगने वाला है। एक बार बस मैं डायरेक्ट रीड करती चली जाऊंगी, आपको बताती रहूंगी, बहुत आसान है। देखिए, जिब्रेलिन सिग्नलिंग ऑल्सो इन्वॉल्व कंपोनेंट्स ऑफ द SCF कॉम्प्लेक्स। जो GA की सिग्नलिंग होती है वो किसको इंक्लूड करती है? SCF कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? E3 यूबिक्विटिन लाइगेज होता है SCF कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाउएवर द जिब्रेलिन रिसेप्टर कौन सा है? GID, जिसका फुल फॉर्म क्या है? जिब्रेलिन इनसेंसिटिव ड्वार्फ 1 does not itself function as a F box protein। जो GA का रिसेप्टर होता है वो F box प्रोटीन की तरह एक्ट नहीं करता है जैसे ऑक्सिन में था, ऐसा यहाँ नहीं होता है। Instead, when GID1 binds gibberellin, the receptor undergoes a conformational change that promote the binding of DELA repressor protein। जैसे ही GA बाइंड करता है GID से तो उसकी जो उसमें कुछ चेंज होता है और वो चेंज क्या करेगा? डेला रिप्रेसर प्रोटीन की बाइंडिंग को प्रमोट करेगा विद द रिसेप्टर। दिस इन टर्न इंड्यूस अ कन्फर्मेशन चेंज इन द डेला प्रोटीन एंड फैसिलिटेट द इंटरेक्शन ऑफ GID1 बाउंड डेला टू SCF/SLY1। अब क्या होता है, जैसे ही GID बाइंड करता है डेला से तो डेला की कन्फर्मेशन में भी कुछ चेंज होता है, मतलब वो जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसकी कन्फर्मेशन में भी कुछ चेंज होता है और वो कुछ ऐसा चेंज होता है जिससे कि SCF/SLY1 ये बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, ये है क्या? ये एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है अराबिडोप्सिस के अंदर जिसमें F बॉक्स प्रोटीन होता है। In effect, the binding of gibberellin receptor GID1 to DELA repressor protein triggers the ubiquitination of the latter by F box protein SLY1 and subsequent degradation of DELA protein by the 26S proteasome। ठीक है, for example, DELA degradation result in the release and activation of transcription factor। जैसे ही DELA का डिग्रेडेशन होता है तो वहां पर कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है PIF यानी कि फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे कि PIF3, PIF4 एज वेल एज अदर BHLS ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जस्ट दस ट्रिगरिंग द चेंज। ठीक है, ये सब बातें हमने पढ़ ली हैं, हमने डायग्राम की हेल्प से देख भी लिया है। ओके, तो ये तो हमने देखा एक फ्लो चार्ट। अब हम 3 तरीके से इसकी सिग्नलिंग को अच्छे से समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि अगर प्लांट में स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि GA ही ऐसा हार्मोन है जो प्लांट में स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाता है। कैसे करवाता है? अगेन अपनी सिग्नलिंग करके। तो हम देखेंगे सिग्नलिंग फॉर स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए कैसे होती है, सीड के जर्मिनेशन के लिए कैसे होती है, और जो सिग्नलिंग होती है GA के लेवल को मेंटेन करने के लिए प्लांट के अंदर, वहां पर भी GA की सिग्नलिंग चलती है ताकि उसका खुद का जो लेवल है प्लांट में वो मेंटेन हो सके। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम देखेंगे GA की सिग्नलिंग। ओके, बात करते हैं सबसे पहले अबाउट द स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस एंड फोटोमॉर्फोजेनेसिस ये 2 टर्म होती हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती हैं। यानी कि आपके पास कोई प्लांट है, कोई सीडलिंग है, उसे अगर आप लाइट में रखते हैं तो उसमें अलग फीचर्स आएंगे।
अगर आप उस सीडलिंग को डार्क में रखते हैं, डार्क इन द सेंस जहां सनलाइट नहीं आ रही है, डार्क में अगर आप उसको रखते हैं तो उसमें अलग फिनोटाइप आएंगे, ठीक है। अगर आप उसको लाइट में रखते हैं और जो भी चेंज उसके अंदर होता है उसको बोलते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस। और यदि आप उस सीडलिंग को डार्क में रखते हैं और उसमें जो चेंज आते हैं उसको बोलते हैं स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। तो देखिए, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस एंड फोटोमॉर्फोजेनेसिस are two developmental programs that plant undergoes depending on whether they are growing in darkness or in the presence of light. अब देखिए, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या है? इज द इमर्जेंस ऑफ अ सीडलिंग इन डार्कनेस। मतलब जब हम एक सीडलिंग को डार्क में रख रहे हैं और वो अपने अंदर चेंज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं। और उसके लिए एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड इटियोलेशन। मतलब जितने भी चेंज आते हैं उन सभी को मिला करके बोल देते हैं कि इस प्लांट में क्या हुआ है? इटियोलेशन हुआ है। ऐसे ही फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होता है? इज द इमर्जेंस ऑफ अ सीडलिंग इन लाइट। यानी अगर लाइट में हमारा सीडलिंग ग्रो कर रहा है, उसमें चेंज हो रहे हैं, उसको फोटोमॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं। और उसमें जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं डी इटियोलेशन, ठीक है। एक जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा प्लांट जो हमने डार्क में रखा है, सीडलिंग जो हमने डार्क में रखा है, तो वो हाइट में थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब उसकी हाइट एबनॉर्मली ग्रो करता है और वो थिन होता है और पेल होता है, ठीक है। मतलब पीला पड़ जाता है, पतला सा होता है और लंबा सा हो जाता है। लेकिन अगर आप उस सेम सीडलिंग को लाइट में रखते हैं तो उसकी हाइट जो है प्रॉपर बढ़ती है, ज्यादा नहीं बढ़ती है, ग्रीन भी रहता है और मतलब मजबूत भी रहता है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं ये कहती हूँ कि कोई भी सीडलिंग है और वो काफी टॉल हो गया है, तो मतलब क्या होता है कि वहां पर जीए ज्यादा है, ठीक है। जीए क्या करवाता है? स्टेम इलोंगेशन करवाता है। तो अभी मैंने बताया कि स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है? सीडलिंग की लेंथ जो है ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जीए होगा। तो जीए क्या करवाता है? जीए स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाता है, ना कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो जैसे ही एक सीडलिंग को आपने डार्क में रखा है तो वहां जीए बनता है और जीए बनकर वहां क्या करता है? उसकी लेंथ को बढ़ा देता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस कौन करवाता है? जीए करवाता है, ठीक है। अब कैसे करवाता है ये तो हमें जानना ही है, ये तो सिग्नलिंग है। कैसे करवाता है चलिए देखते हैं। तो जीए करता क्या है? जीए रिप्रेस द फोटोमॉर्फोजेनेसिस इन डार्क। डार्क में कभी भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होती है और ऐसा कौन करवाता है? जीए करवाता है। यानी कि जीए डार्क में उस सीडलिंग के अंदर फोटोमॉर्फोजेनेसिस को रिप्रेस कर देगा। तो देखो लिखा है जीए करता क्या है? स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाता है और फोटोमॉर्फोजेनेसिस को रोकता है। यानी कि लाइट अगर है तो जीए नहीं होगा, डार्क अगर है तो जीए होगा और स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करवा देगा। कैसे करवाता है? प्लांट में एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर। इसको और भी डिटेल में हम पढ़ते हैं फाइटोक्रोम वाला जो चैप्टर होता है हमारा उसके अंदर, लेकिन यहां मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। एक प्लांट के अंदर एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर, यानी PIF। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे PIF3 है, PIF4 है। ये करते क्या है? जैसे ही PIF एक्टिव होता है, अगर प्लांट है उसका कोई सेल है उसमें अगर PIF एक्टिव है तो वो क्या करता है? डार्क ग्रोन सीडलिंग फीचर्स दिखाता है। यानी कि स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस कौन करवाता है? PIF करवाता है और फिर उससे होता है स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। तो यहां से एक बात तो क्लियर होती है कि अगर PIF क्या करवाता है? स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। जीए भी क्या करवाता है? स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। यानी कि जीए क्या करेगा? जीए PIF को एक्टिव करवाएगा और PIF क्या करवाएगा? स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से करवाता है। अगेन एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम है जिसकी हेल्प से हम देखने वाले हैं। देखिए होता क्या है, ये DNA है और DNA का ये एक जीन है। ये कौन सा जीन है? GA रिस्पॉन्सिव जीन, GARE रिस्पॉन्सिव, GA रिस्पॉन्सिव जीन, GARG है ये, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है? एक फैक्टर है दैट इज PIF3 या फिर PIF4। इस फैक्टर को इस डेला ने मतलब डेला है ये रिप्रेसर है, इसने क्या कर रखा है? इसके साथ में बाइंड कर रखा है, मतलब ये इसको एक्टिव नहीं होने दे रहा है। अब होता क्या है कि यहाँ पर GA बनता है,
GA बन के अपने वो पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है जो भी हम देख के आए हैं। GA बना है, अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर यहाँ पर रिप्रेसर आएगा। कौन सा? ये वाला रिप्रेसर जिसने PIF को रोक रखा था। अब ये क्या करता है, जैसे देखता है कि यहाँ GA GID बना है तो ये यहाँ से आकर के यहाँ बाइंड हो जाता है। जैसे ये यहाँ बाइंड होता है तो इसकी एफिनिटी बढ़ जाती है टू बाइंड विद SLY1, फिर ये इससे ये बाइंड करता है, फिर यहाँ यूबिक्विटिन बाइंडिंग होती है और उसको डिग्रेड करवा दिया जाता है। अब जैसे ही ये डिग्रेड हुआ तो PIF 3 और 4 क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इस रिप्रेसर ने ही इसको रोक रखा था। अब हमने इसको ही डिग्रेड करवा दिया तो ये फ्री हो जाते हैं। जैसे ये फ्री हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? इस जीन से बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इस जीन से यहाँ ये बाइंड करते हैं। इसकी बाइंडिंग की वजह से यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है और जीन का एक्सप्रेशन होता है और स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस होता है। क्योंकि जहाँ GA होगा, GA क्या करेगा? PIF को एक्टिव करेगा, PIF क्या करेगा? स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ हम थोड़ा सा और लिख सकते हैं। यहाँ हमारा लिगेंड क्या है? लिगेंड है GA। लिगेंड क्या है? GA है। वो फ्लो चार्ट याद कीजिए जो हमने अभी पढ़ा था। लिगेंड होता है GA, ये रिसेप्टर है। इन दोनों की बाइंडिंग की वजह से क्या होता है? जो इनहिबिटर है, जो रिप्रेसर है, उसका डिग्रेडेशन होता है। तो यहाँ पर ये क्या है? इनहिबिटर है, इसका डिग्रेडेशन हुआ। इसके डिग्रेडेशन की वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव होता है जो कि क्या है? PIF है। तो ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। जैसे ये एक्टिव होता है तो ये किससे बाइंड करता है? GA रिस्पॉन्सिव जीन से। तो ये क्या है? ये है GA रिस्पॉन्सिव जीन है। और जहां इसने बाइंड किया है ये क्या है? ये वाला पोर्शन है GA रिस्पॉन्सिव जीन एलिमेंट, जहां पर आकर के बेसिकली इसने बाइंड किया है। फिर वहां ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ और वो प्रोटीन बने जो कि स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाते हैं। तो इस तरीके से GA स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाता है। ठीक है, अब एक और फ्लो चार्ट देखते हैं। अगर डार्क कंडीशन है, अगर नहीं, लाइट कंडीशन को देखते हैं पहले। अगर लाइट कंडीशन है तो क्या होता है? लाइट में फोटोमॉर्फोजेनेसिस होता है। और अगर PIF एक्टिव रहा तो वो क्या करेगा? स्कोटो करवाएगा। लेकिन करवाना क्या है? फोटो करवाना है। तो यहाँ लाइट में GA क्या होता है? एब्सेंट होता है। अगर GA एब्सेंट है तो डेला क्या होगा? एक्टिव होगा। अगर डेला एक्टिव है तो वो PIF से बाइंड रहेगा और उसको इनहिबिट रखेगा। और ये क्या करवाता है? ये करवाता है स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो अगर यहाँ पर GA एब्सेंट है, डेला प्रेजेंट है, तो डेला इसको इनहिबिट करता है और इसके इनहिबिशन की वजह से स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होता। अब अगर ये नहीं होता तो प्लांट में कैसे फीचर्स दिखाई देंगे हमें? जो लाइट ग्रोन सीडलिंग के होते हैं और वहां फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर डार्क कंडीशन है तो डार्क में GA बनेगा और जहां GA बनेगा वहां डेला नहीं होगा। अगर डेला नहीं है तो PIF क्या होगा? एक्टिव होगा। अगर PIF एक्टिव होगा तो वहां कौन से जीन बनेंगे? डार्क ग्रोन सीडलिंग वाले जीन एक्टिव होंगे, प्रोटीन बनेंगे, फीचर्स आएंगे, यानी कि वहां स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें समझ आ गई हैं। तो ये पूरा डायग्राम जो हमने देखा है, अगर ये कंडीशन बनी रहती है तो ये कंडीशन कब बनी रहेगी? लाइट में। लाइट में जो डेला है वो एक्टिव रहता है और PIF को इनहिबिट करता रहता है, जिस वजह से ये एक्टिव नहीं होगा तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगी। तो लाइट में ये कंडीशन रहती है जहां GA एब्सेंट रहता है। और डार्क में क्या होता है? डार्क में GA प्रेजेंट होता है। ये पूरा कैस्केड चलता है जिसकी वजह से ये एक्टिव हो जाता है, ये यहाँ बाइंड करता है और स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस होता है। तो डार्क में GA प्रेजेंट होता है तो स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस, लाइट में GA एब्सेंट होता है तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस। यानी हम ये बोल सकते हैं GA repress the photomorphogenesis in dark and activate the scotomorphogenesis in dark। ठीक है, मतलब एक्टिवेट करता है डार्क में और इनहिबिट करता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस को। ओके,
चलिए, तो यहाँ तक बातें हमने कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सीड जर्मिनेशन। हमें 3 तरीके पढ़ने हैं सिग्नलिंग में। एक हमने देखा है स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस वाला, अब सेकंड हम देख रहे हैं सीड जर्मिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जीए। जीए का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, सीड का जर्मिनेशन। अब इसके लिए हमें जानना पड़ेगा सीड जर्मिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, जीए कैसे करवाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो मानो ये सीड फॉर्म हुआ है, इस सीड को अगर हम सॉइल में रखते हैं, सारे न्यूट्रिएंट देते हैं, तो वहां नीचे रेडिकल फॉर्म होती है, ऊपर प्लूम्यूल फॉर्म होता है। इसी को बोलते हैं सीड का जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, सीड का जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। जब एक सीड एक नया प्लांट बना रहा होता है, उसी को ही हम सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। और ये करने के लिए सीड के अंदर जीए होना चाहिए। मानो सीड है, उसके अंदर जीए नहीं है, तो वो कभी भी एक नया प्लांट नहीं बना पाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हम बात करेंगे एक मोनोकोट सीड की। ये डायग्राम आपके सामने है, ये किसका है, मोनोकोट सीड का है। और इसी मोनोकोट सीड में हम देखने वाले हैं कि जीए कैसे जर्मिनेशन करवाता है। तो देखिए, यहाँ पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमें पता है सीड में 3 चीजें मेन होती हैं। एक सीड कोट होती है, एक एम्ब्रियो होता है, एक एंडोस्पर्म होता है। सीड कोट किस लिए है, प्रोटेक्शन के लिए। एम्ब्रियो किस लिए है, ताकि एक नया प्लांट जहां से बनेगा वो एम्ब्रियो से ही बनता है। और एंडोस्पर्म किस लिए होता है, एंडोस्पर्म में फूड प्रेजेंट होता है। ये फूड कौन खाता है, एम्ब्रियो खाता है और एक नया प्लांट बनाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट जो दिखाया गया है, ये क्या है, ये सीड की कोट है। यहाँ पर ये क्या है, सीड की कोट है, दिखाया है सीड कोट भी है और फ्रूट वॉल दोनों मिक्स हो जाती हैं। यहाँ जो ग्रेन दिखाया गया है आपको, ये सीड, इसमें फ्रूट की वॉल और सीड कोट दोनों मिक्स होकर के एक कॉमन वॉल बनाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में प्लूम्यूल होता है, रेडिकल होता है, जो आगे जाकर के नया प्लांट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है, इसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम क्या होता है, कोटिलिडोन्स जो होते हैं। मोनोकोट का नाम ही क्या है, क्योंकि इसमें एक ही कोटिलिडोन्स होता है, उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। तो यहाँ पर ये एक स्क्यूटेलम है और बाकी पूरा पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में फूड प्रेजेंट होता है ताकि एम्ब्रियो इसको खा सके और एक नया प्लांट बना सके। यहाँ एक नई चीज ये है कि इस एंडोस्पर्म के चारों तरफ एक लेयर होती है जो कि प्रोटीन से बनी होती है। इस लेयर को हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ठीक है, तो ये सारे पार्ट आई होप आपको समझ आ गए होंगे, सीड के हैं। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, तो ही आप आगे इसका जर्मिनेशन सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कैसे होता है। तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सीड है। सीड में भी देख के आए हैं 3 चीजें होती हैं, सीड कोट, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म। उसका जो एम्ब्रियो होता है उसमें जीए फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है ये तो आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। जीए कैसे फॉर्म होता है, थोड़ा सा प्लास्टिड में, थोड़ा सा ईआर में, थोड़ा सा साइटोसोल में, फिर ये फॉर्म हो जाता है। तो ऐसे ही एम्ब्रियो के अंदर जो है जीए फॉर्म हुआ। ये जीए फॉर्म तो हुआ एम्ब्रियो में, लेकिन फिर ये मूव कर जाता है एंडोस्पर्म में। कैसे, विद द हेल्प ऑफ स्क्यूटेलम। देखो कैसे, यहां पर जीए फॉर्म हुआ। जीए ये क्या है, स्क्यूटेलम है। अब जीए यहां स्क्यूटेलम से होता हुआ एंडोस्पर्म में आता है। ठीक है, तो जीए फॉर्म हुआ, स्क्यूटेलम से होता हुआ कहां चला गया है, एंडोस्पर्म में चला गया है। फिर एंडोस्पर्म से वो जाता है एल्यूरोन लेयर में। यहां पर ये जो लेयर है ये वाली, तो पहले बना यहां पर है, यहां से होता हुआ यहां गया और यहां से होता हुआ यहां गया। यहां जाकर के इसने एक एंजाइम की फॉर्मेशन की। फिर वो एंजाइम फिर से यहां आता है, इसमें जो फूड प्रेजेंट है उसको सोल्यूबलाइज करता है। मतलब जो फूड यहाँ प्रेजेंट है वो इस फॉर्म में नहीं है कि डायरेक्ट उसको एम्ब्रियो ले सके, तो उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो एंजाइम यहाँ बना है वो उसको कन्वर्ट करता है, फिर ये फूड यहाँ से होता हुआ एम्ब्रियो इसको लेता है। ये फ्लो चार्ट में ऐसा ही बताया गया है कि जीए कहाँ फॉर्म हुआ है, एम्ब्रियो में। स्क्यूटेलम से होता हुआ एंडोस्पर्म में गया, एंडोस्पर्म से गया है एल्यूरोन लेयर में, वहां एक एंजाइम की फॉर्मेशन होती है।
जिसको बोलते हैं अल्फा एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज। फिर ये जो एंजाइम है ये एंडोस्पर्म में आता है। एंडोस्पर्म में जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको ब्रेक डाउन करके सोल्यूबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर वो फूड अगेन स्क्यूटेलम से होता हुआ फिर एम्ब्रियो में जाता है, एम्ब्रियो उस फूड को खाता है और जर्मिनेट करता है। सो दिस इज द फ्लो चार्ट। ये तो देखा है फ्लो चार्ट, इसको आपको डायग्राम की हेल्प से भी हमें देखना पड़ेगा। देखो ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये है एम्ब्रियो वाला पार्ट और ये है इसका एंडोस्पर्म। यहाँ पर ये क्या दिखाया है, स्क्यूटेलम। ठीक है, चलिए जो हमने अभी पढ़ा है बिल्कुल सेम ऐसे ही है। सबसे पहले क्या हुआ, एम्ब्रियो के अंदर जीए फॉर्म हुआ, फिर ये जीए स्क्यूटेलम से होता हुआ कहाँ गया, एंडोस्पर्म में गया, एंडोस्पर्म से होता हुआ एलुरोन लेयर में गया, यहाँ लेयर में जाकर के इसने एंजाइम बनाया अल्फा एमाइलेज, फिर ये एंजाइम जो है एंडोस्पर्म में आ गया, एंडोस्पर्म में आकर के इसने क्या किया, जो यहाँ पर फूड प्रेजेंट था उसको ब्रेक डाउन किया। अब ये फूड बना, ये फूड फिर स्क्यूटेलम से होता हुआ अगेन कहाँ गया, एम्ब्रियो में गया, नीचे भी ऊपर भी एम्ब्रियो ने इसको खाया फूड को और फिर यहाँ से एक नया प्लांट बना दिया। ठीक है, तो ये तो देखा है हमने फ्लो चार्ट, इसको अब हमें सिग्नलिंग फॉर्म में भी देखना है, इसको बाद में समझेंगे। पहले मैं इस डायग्राम को ही डिवाइड करके आधा आधा करके समझाती हूँ, फिर उसको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी जो हम पढ़ के आए हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही है। करना क्या है, हमको बस फ्लो में चलते रहना है। सबसे पहले क्या हुआ, देखो जीए फॉर्म हुआ है। कहाँ फॉर्म हुआ है, अब आप बता सकते हैं। ये जीए फॉर्म हुआ है एम्ब्रियो के अंदर। अब ये जीए फॉर्म हो गया है, अब ये कहाँ जाएगा, स्क्यूटेलम से होता हुआ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म से होता हुआ एलुरोन लेयर, एलुरोन लेयर का भी जो सेल होते हैं अब वो यहाँ आ गया है। ठीक है, सीधा हमने इसको यहाँ पहुँचा दिया है। ये कौन सा सेल है, ये एलुरोन लेयर का सेल है। तो जीए यहाँ अंदर आया, अंदर आने के बाद ये जो जीए है इसका जो रिसेप्टर है GID1 वो कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है। हमने पढ़ा ना इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर, और सेल में भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये जीए फॉर्म हुआ एम्ब्रियो में, फिर होता हुआ मूव करते 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 वो कहाँ आ गया है, एलुरोन लेयर के सेल में आ गया है। सेल में आने के बाद भी वो कहाँ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जाता है। अब न्यूक्लियस में देखो ये इसका एंजाइम बैठा है और इसका इंतजार कर रहा है। अब जैसे ही जीए आया इसने यहाँ बाइंड किया, जैसे ही जीए ने यहाँ बाइंड किया तो इनकी बाइंडिंग की वजह से जो रिप्रेसर प्रोटीन है जिस पर डेला है उसकी बाइंडिंग यहाँ बढ़ जाती है। अच्छा, डेला कर क्या रहा है, डेला एक ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन को रोक के बैठा है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये कौन सा है, ये MYB है, मतलब जीन है, इसको इसने रोक रखा है। लेकिन जैसे ये कॉम्प्लेक्स यहाँ बनता है तो ये डेला जो है ये यहाँ मूव कर जाता है, किसके पास, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, फिर ये यहाँ बाइंड कर लेता है। जैसे ही इसकी यहाँ बाइंडिंग होती है अगेन वो SLY आते हैं, आकर के इसके ऊपर यूबिक्विटिन को ऐड कर देते हैं, फिर वो मशीन आती है, वो मशीन आकर के इसको डिग्रेड कर देती है। ठीक है, तो अपने डिग्रेडेशन से पहले कहाँ था, एक जीन पर बैठा हुआ था, उसकी ट्रांसक्रिप्शन को उसने रोक रखा था। लेकिन जैसे वो यहाँ से चला और उसका डिग्रेडेशन हुआ तो ये जीन जो है एक्टिव हो गया। ये जीन है किस चीज़ के लिए, एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है MYB प्रोटीन। तो ये जीन किसके लिए है, MYB जीन के लिए है। तो जैसे डेला यहाँ से गया तो ये जीन एक्टिवेट हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो क्या बनता है, GAMYB mRNA बनता है। फिर ये mRNA बाहर आता है, क्योंकि हमें पता है ट्रांसलेशन हमेशा बाहर साइटोसोल में होती है। तो ये mRNA बना है न्यूक्लियस में, लेकिन फिर ये बाहर जाता है, बाहर जाकर के यहाँ एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम क्या है, GAMYB प्रोटीन है, जो एक्ट करता है एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये प्रोटीन बन गया है। अब ये फिर से अंदर आता है और अंदर आकर के जो DNA है उसी पर एक और जीन है जिसका नाम है अल्फा एमाइलेज जीन, उस पर आकर के बाइंड हो जाता है। जैसे वो यहाँ बाइंड होता है, ये GAMYB प्रोटीन बाइंड होता है, तो ये जीन जो है एक्टिवेट हो जाता है। ये जीन क्या करता है, अगेन ट्रांसक्रिप्शन करता है और क्या बनाता है, अल्फा एमाइलेज mRNA बनाता है। अब ये mRNA फिर से बाहर जाएगा साइटोसोल में और क्या बनाएगा, अल्फा एमाइलेज प्रोटीन बनाएगा।
ठीक है, तो इतना हमने देख लिया है। अब ये बाहर आ गया है, अब ये बाहर आया है, तो देखो यहाँ तक हमने देख लिया था, अब ये बाहर आ गया है। बाहर आकर के ये प्रोटीन बनाता है, कौन सा? अल्फा एमाइलेज प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है हमें सेल से बाहर रिलीज करना है, तो जो भी चीजें सेल से बाहर जाती है उनको एक वेसिकल में पैक कर दिया जाता है। तो यहाँ अगेन ऐसे ही हुआ है, ये ER में बने हैं, फिर जाते हैं गोल्गी में, गोल्गी से फिर वो मेम्ब्रेन में फ्यूज होकर के बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। बाहर कहाँ रिलीज हुए हैं, देखो एक डायग्राम को, ये सब कहाँ हुआ है? ये सब हुआ है, यहाँ देख लेते हैं, ये क्या है? एल्यूरोन लेयर है। ये जो भी सब कुछ हम पढ़ के आए हैं ये सब यहाँ हुआ है, यहाँ। अब इसमें क्या बना है? अल्फा एमाइलेज। अब ये जो है यहाँ आ जाएंगे, इसमें एंडोस्पर्म में आ जाएंगे। अल्फा एमाइलेज क्या करेगा? यहाँ पर जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और फिर ये जो है यहाँ आ जाएगा। तो ये सब जो हमने पढ़ा है वो यहाँ एल्यूरोन, जो एल्यूरोन लेयर है उसके सेल में हुआ है, अल्फा एमाइलेज बना है, फिर वो बाहर रिलीज होकर के एंडोस्पर्म में आया है, फूड सोल्यूबलाइज हुआ है और फिर एम्ब्रियो के पास गया है। ठीक है, तो अब देखो इस डायग्राम को फिर से देखते हैं। अच्छा, ये दिखाई दे रहा है डायग्राम? एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले GA फॉर्म हुआ है कहाँ? एम्ब्रियो में, और फिर वो एंटर कर गया है एल्यूरोन लेयर के सेल में। फिर सेल के अंदर भी जाता है न्यूक्लियस में, अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है। इन दोनों की बाइंडिंग की वजह से जो डेला है ये आकर के यहाँ बाइंड कर जाता है, उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। यहाँ ये फ्री हो जाता है तो बनता है GAMYB mRNA, बाहर जाकर के प्रोटीन, फिर अंदर आता है, ये एक्टिव करता है किसी दूसरे जीन को। उस जीन का नाम क्या है? अल्फा एमाइलेज जीन। जब जैसे ये एक्टिव होता है तो फिर वहां बनता है अल्फा एमाइलेज mRNA, ये बाहर आता है, बनता है अल्फा एमाइलेज प्रोटीन, जिसको एंजाइम भी बोल सकते हैं। फिर ये जो एंजाइम है ये वेसिकल में पैक होता है, वेसिकल में पैक होकर के मेम्ब्रेन से फ्यूज करता है, और जो भी उसके अंदर है, क्या है उसके अंदर? अल्फा एमाइलेज एंजाइम, वो बाहर सिक्रीट हो जाता है। फिर जाता है एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म में जो फूड है स्टार्च की फॉर्म में उसको डिग्रेड करके सोल्यूबलाइज करता है, फिर वो फूड जाता है एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो उसको खाता है और जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाता है। सो दिस इज द सीड जर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ GA। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं। अच्छा, ये एक ग्राफ भी देखने को मिलता है, इसमें देखा गया है कि जैसे जैसे GAMYB mRNA की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, ऐसे ऐसे ही अल्फा एमाइलेज mRNA की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती है। जैसे जैसे इसकी डिक्रीज होती है ऐसे ऐसे ही इसकी डिक्रीज होती है। ऑब्वियसली ऐसे ही तो होगा, क्योंकि पहले ये बनता है, फिर ये बन के इसको बनाता है, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा ऐसे ऐसे ही ये बढ़ेगा, जैसे जैसे ये डिक्रीज होगा ऐसे ऐसे ही ये डिक्रीज होगा। लेकिन पहले कौन होगा, बाद में कौन होगा, ये आपको देखना है। पहले क्या बनता है? पहले GAMYB प्रोटीन बनता है, फिर वो जाकर के इसको एक्टिवेट करता है। तो पहले इसकी पीक हाई होगी, उसके बाद इसकी पीक हाई होगी, फिर इसकी डिक्रीज होगी, फिर इसकी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। आगे देखिएगा, तो यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या कहा गया है। देखो, अगर जर्मिनेशन नहीं हुआ है, अगर सीड का जर्मिनेशन नहीं हुआ है तो उसमें एल्यूरोन लेयर भी होती है, स्क्यूटेलम भी होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो अगर किसी सीड में ये दोनों अच्छे से प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें जर्मिनेशन अभी नहीं हुआ है। जब जर्मिनेशन हो रहा होता है उस दौरान भी ये लेयर और ये स्क्यूटेलम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि दोनों का काम है, ये क्या कर रहे हैं? अल्फा एमाइलेज बना रहे हैं, और ये क्या है? एक पाथवे प्रोवाइड कर रहे हैं चीजों को मूव करने के लिए। लेकिन जैसे ही जर्मिनेशन हो जाता है, इसके बाद वैसे कुछ तो ये इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचता है उसको डिग्रेड करवा दिया जाता है, क्योंकि अब इनका कोई काम है नहीं। तो आफ्टर जर्मिनेशन जो एल्यूरोन लेयर होती है, स्क्यूटेलम होता है, वो एब्सेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका PCD करवा दिया जाता है, मतलब उनकी सेल डेथ करवा दी जाती है। जिस भी सेल से मिलकर ये बने हैं उनको प्रोग्राम सेल डेथ करवा दी जाती है, और ये काम भी कौन करता है? अगेन GA ही करता है। तो GA जर्मिनेशन करता है, होने के बाद वो देखता है कि अच्छा इतना बचा है एल्यूरोन, इतना बचा है स्क्यूटेलम, अब इनका कोई काम नहीं है तो इनको मरवा देते हैं।
तो यहाँ पर जो पीसीडी है किसका, एलेरोन लेयर का और स्क्यूटेलम का, वो भी कौन करवाता है, जीए ही करवाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर कोई डोरमेंट सीड है, मतलब ऐसा सीड जो कि जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो उसमें एबीए ज्यादा होता है। ये क्या है, ये भी एक प्लांट हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर कोई डोरमेंट सीड है तो उसमें जीए कम होता है, एबीए ज्यादा होता है, और वहाँ पीसीडी जो है, ये जो है उसको डिले कर दिया जाता है, क्योंकि ये कब होता है, आफ्टर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन तो यहाँ हुआ ही नहीं है, तो पीसीडी भी यहाँ नहीं होगा। लेकिन अगर एक जर्मिनेटेड सीड है जिसका जर्मिनेशन हुआ है, हो रहा है, हो गया है, तो वहां पर एबीए कम होता है, जीए ज्यादा होता है, और वहां जो प्रोग्राम सेल डेथ है वो करवाई जाती है। तो इन पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ पीसीडी डिले होती है, कहाँ पीसीडी स्टिमुलेट होती है, कहाँ एबीए ज्यादा है, कहाँ जीए ज्यादा है। तो जीए क्या करवाता है, जर्मिनेशन। तो ऐसा सीड जो जर्मिनेशन कर रहा है, जिसका हो गया है, उसमें जीए ज्यादा मिलेगा, और जो जर्मिनेट नहीं कर रहा है उसमें जीए कम मिलेगा। ठीक है, देखो एक और डायग्राम है जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं। अगर डोरमेंसी है, मतलब सीड अगर डोरमेंट है, तो वहां एबीए ज्यादा होता है, और अगर डोरमेंसी को ब्रेक करना है तो वहां जीए बनाना पड़ेगा। मतलब अगर हमें सीड को डोरमेंट रखना है, जर्मिनेट नहीं करना है, तो वहां एबीए को बनाया जाता है और जीए को डिग्रेड करवाया जाता है। लेकिन अगर हमें सीड को जर्मिनेट करवाना है, डोरमेंसी को ब्रेक करवाना है, तो वहां जीए को सिंथेसाइज किया जाएगा और एबीए को डिग्रेड करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे ये चीजें होती हैं, तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो वहां एबीए का जो लेवल है वो कम होता चला जाएगा और जीए का बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हमें डोरमेंट करवाना है तो ऐसे मूव करेंगे तो एबीए बढ़ेगा और जीए कम होगा। ठीक है, ऐसे देखो जब एबीए बनता है तो वहां पर वो साइक्लिंग करवाता है, और जब जीए की सिग्नलिंग होती है तो वो जर्मिनेशन करवाता है, और जब एबीए की सिग्नलिंग होती है तो वो डोरमेंसी करवाता है, और बीच में एक फैक्टर रहता है नॉन डोरमेंट का। ठीक है, यानी यहाँ डोरमेंट, यहाँ जर्मिनेशन, और यहाँ वो न्यूट्रल फॉर्म में है, ना ही डोरमेंसी है और ना ही वो जर्मिनेट कर रहा है। तो अगर वो ऐसी फॉर्म में है और वहाँ एबीए की सिग्नलिंग चल गई है तो वो डोरमेंट होगा, और अगर वो ऐसा है और वहाँ जीए की चीजें बन रही हैं तो वहाँ जर्मिनेशन होगा। ये पूरा डायग्राम जो है इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमने दो तरीके पढ़ लिए हैं सिग्नलिंग के। अब थर्ड और लास्ट रहता है हाउ जिब्रेलिन लेवल मेंटेन इन द प्लांट, कि प्लांट के अंदर जो जीए है उसका लेवल कैसे मेंटेन होता है। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, मुझे लगता है कि आज हम यहीं तक कर लेते हैं इस क्लास में। ये जो टॉपिक है इसको हम आगे फर्दर क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे और इस सिग्नलिंग से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम डील कर लेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, और अगर इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।